देखिए अभी हम आपको प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आज के बाद भौतिक विज्ञान का जो पहला एक्सरसाइज है प्रकाश का परावर्तन उसे नहीं छूटेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। हालांकि इससे पहले हम आपको लॉन्ग वीडियो बना करके प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाए थे और अब हम आपको बताएंगे इस एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको पता होगा कि प्रकाश जब भी चलती है एक सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। आप जब भी टॉर्च कहीं लेकर के गए होंगे ना टॉर्च, तो ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे घूम घूम करके जा रहा होगा, घूम घूम करके नहीं जाती है प्रकाश। जब भी प्रकाश गमन करती है एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में। तो यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश की किरण गमन करती है तो कहिएगा सीधी रेखा में। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। उसके बाद मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी का जो चालक होता है जिसको कि हम ड्राइवर कहते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, जिसको कि हम साइड मिरर कहते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक का मतलब ड्राइवर, ड्राइवर के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। तो संयोग होगा। आगे है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको हेडलाइट। मोटरसाइकिल सब जो होता है मोटरसाइकिल, उसके दिखेगा आगे रहता है हेडलाइट, ये पीछे का भाग है, आगे से हेडलाइट होता है। हेडलाइट में लगा रहता है अवतल लेंस। मोटर गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो, हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। हेडलाइट जानते हैं ना, आगे जो रहता है इस तरह से बॉल। फिर आगे है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की विशेषता है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर। तो यदि आपसे पूछे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कहेगा काल्पनिक। फिर प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? या प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, पता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किस दर्पण में देखिए है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल की बात करें ना तो अवतल में बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी। समतल में हमेशा वस्तु के बराबर, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और छोटा। तो यदि आपसे पूछा जाए किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कहेगा उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। फिर है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल में। किसमें? अवतल में। ऐसे तो अवतल के बारे में चर्चा करें तो अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा, बड़ा, वस्तु के बराबर सब प्रकार के प्रतिबिंब बना देता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन रहे या अपवर्तन रहे, उसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। साइड मिरर के रूप में किस में प्रयुक्त होता है? अभी तो बताए थे, साइड मिरर कहे या चालक के सामने बोले, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब आगे है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी से दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या। यदि आपको कह दे फोकस दूरी 5, वक्रता त्रिज्या 10 हो जाएगा। यदि कह दे फोकस दूरी 10 तो वक्रता त्रिज्या 20। फोकस दूरी यदि 10 सेम बताया है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेम। परावर्तन के नियम से संबंधित है। परावर्तन का नियम आपको हम पहले पढ़ाए थे, उसमें यह बताए थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री है, परावर्तन कोण का भी मान 90 होगा। ऐसे तो 90 होता नहीं है, 90 से हमेशा कम होता है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान 60। यदि आपतन कोण का मान 45 तो परावर्तन कोण का मान 45। तो परावर्तन के नियम से संबंधित है आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिर आगे है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और काल्पनिक एकदम सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब एकदम क्या होता है, सीधा। भूल जाएगा ना, याद रखिएगा, को से काल्पनिक, को से कौन, कौन हमेशा खड़ा होता है, सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त जो होता है वह अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। दाढ़ी बनाने में कहे या फिर सौर ऊर्जा में कहे, सोलर सेल में, या फिर डॉक्टर लोगों के बारे में बोले कि डॉक्टर लोग रोगियों का आंख, नाक, दांत इत्यादि देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? कहेगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। फिर आगे है, अभी तो बताए थे सोलर कुकर, सोलर सेल बोले या सोलर कुकर बोले, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। आप 1/f बराबर भी कह सकते हैं, बस याद रखिएगा दर्पण के सूत्र में प्लस लगता है जबकि लेंस के सूत्र में माइनस लगता है। दांत विशेषज्ञ, दांत विशेषज्ञ एक तरह से डॉक्टर समझिए। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? डॉक्टर लोग जो है रोगियों का दांत, आंख, नाक इत्यादि देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, हाँ, प्रतिबिंब के बारे में याद रखिएगा, जब कोई वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। तो वही है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होती है। कहां पर बनेगा? यदि अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और वक्रता केंद्र पर जब रहेगा ना वस्तु तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की सॉरी गुणा कीजिए, r × 1, r = 2f। तो प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? कहिएगा 2 गुना कि 3 गुना? 2 गुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुनी। किधर है जी? 2 गुनी, बी नंबर। ईंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। हम आपको वीडियो में बताए थे, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, आसानी से, उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिसे थोड़ा थोड़ा पार हो पारभासी, और जिसे बिल्कुल नहीं हो पार उसे कहते हैं अपारदर्शी। तो ईंट से जो है ना प्रकाश आर पार नहीं होती है, इसलिए हो गया अपारदर्शी। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को डेस करता है, कि पता है हम जो सुबह से शाम तक जो भी वस्तु देखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के कारण से। किसके कारण से? प्रकाश के परावर्तन के कारण से। रात में भी देखिएगा, आप जब चल रहे होंगे, यदि आपके पास प्रकाश नहीं है तो किसी को भी नहीं देख पाइएगा बढ़िया से। जैसे आप प्रकाश बारिएगा, टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तन होता है, जिसके कारण से हमें आसानी से वस्तु दिख जाती है। तो यदि कोई आपसे पूछे किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करें, परावर्तित या अपवर्तित, ये नहीं होगा, परावर्तित करते हैं। जब वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन होता है ना तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है। कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अभी तो बताए थे, फोकस पर तब बनता है प्रतिबिंब जब अनंत पर वस्तु हो, और अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस, अनंत, अनंत, फोकस। जब आपको फोकस कहा जाए तो उत्तर मारिएगा अनंत। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनाता है? आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण बना देते हैं, अवतल, उत्तल, समतल।
समतल में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल में आभासी अर्थात काल्पनिक तो बनता है, लेकिन उस वक्त वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। यदि आपसे कोई कहे कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो कहिएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है सिर्फ उत्तल दर्पण। आगे है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछे धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, जिसको हम माइनस कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m निम्न में से कौन है? m बराबर सूत्र होता है माइनस v बाई यू। m बराबर सूत्र होता है माइनस v बट्टा यू। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी जो होता है ना, जहां पर कि प्रकाश को एकत्रित किया जाता है, जमा किया जाता है, वहां पर उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। फिर आगे है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दर्पण 3 प्रकार का होता है, लेकिन गोलीय दर्पण पूछे तो कहिएगा 2 प्रकार के। तो सिर्फ दर्पण पूछा है 3 हो जाएगा उत्तर। और फिर है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। फिर आगे है कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा? याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या 40 दिया है तो फोकस दूरी 20 हो जाएगा, आधी। और यदि यहां पर वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी क्या होगा? 25 होगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, वक्रता त्रिज्या फिर 20 है, तो बोलिए फोकस दूरी क्या होगा? 10 हो जाएगा। बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।